करनी है। हम लोग ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिया। आज से हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल कॉम्पटेंट इफेक्ट के जो रह गए करवा देती हूँ, चलो फिर नई यूनिट से स्टार्ट करवाऊंगी। रोटेट कर देना। न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि आज मैं बुक नहीं लेके आई न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि मैं ना आज बुक लाना भूल गई जिसमें से न्यूमेरिकल करवाने हैं। मैं करवा दूंगी 1-2 दिन में, तो मैं बोल दूंगी जिस दिन मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। ठीक है, मैं नई यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ इस वक्त। तो यूनिट मैंने बताया था, मैं या तो फर्स्ट और सेकंड तो कंप्लीट हो चुके हैं, या तो थर्ड वाली यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी या फोर्थ वाली यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी। मैं जो अभी स्टार्ट करवा रही हूँ वो आपको मैं स्टार्ट करवा रही हूँ फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट फोर्थ के बाद करेंगे, लास्ट में करेंगे थर्ड यूनिट। पहले मैं फोर्थ यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ। डालिए यूनिट फोर्थ। और फोर्थ यूनिट में एक ही चैप्टर है, मैंने आपको बताया था, जो सबसे इजी और सबसे छोटी यूनिट है, यूनिट फोर्थ। और इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर आता है। एक ही चैप्टर आपका पूरी यूनिट कवर करता है। और एक यूनिट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन पूरे एक ही चैप्टर के अंदर से आपको दोनों पार्ट मिल जाते हैं करने के लिए। यूनिट का नाम क्या है? परिसीमा समस्याएं, परिसीमा मान समस्याएं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, परिसीमा मान समस्याएं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फोर्थ यूनिट है, इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर है, यही वाला। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होते ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक ही चैप्टर आपका एक ही यूनिट कवर कर रहा है पूरी, और सबसे छोटा चैप्टर है ये सारी यूनिट का, मतलब सबसे छोटी यूनिट है ये सब यूनिट्स के अंदर, और सबसे इजी यूनिट है सभी यूनिट्स के अंदर। इसके अंदर आपको मार्क्स लाना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इजी से मार्क्स आते हैं इस यूनिट के अंदर। ये आपका है परिसीमा मान समस्याएं। परिसीमा मान समस्याएं मतलब होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। जो आपके परिसीमा पर जो जो मान दे रखे हैं उनको पुट करना होता है और उनसे आंसर निकालने होते हैं, बस ये काम है। इसका स्टार्ट कर रही हूँ मैं पहले टॉपिक से। अंदर इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है? इसके अंदर आपको लाप्लास समीकरण पढ़नी है, पाइजन समीकरण पढ़नी है, हेल्महोल्ट्ज समीकरण पढ़नी है, और विसरण समीकरण पढ़नी है। ये समीकरण इस चैप्टर में पढ़नी होंगी। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे का सॉल्व करेंगे, जो भी मान निकालना है वो निकालेंगे। सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो लाप्लास समीकरण से होगा। लाप्लास समीकरण आप लोगों ने पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर के अंदर, विद्युत चुंबकीय जो बुक थी उसके अंदर। लाप्लास और पाइजन समीकरण क्या था? लाप्लास और पाइजन समीकरण ये आपने पढ़ रखी है। देखो, लाप्लास तो होती है डेल स्क्वायर फाई बराबर 0,
पाइजन होती है डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक तो होती है आपकी लाप्लास समीकरण, एक होती है पाइजन समीकरण। ये लाप्लास कहलाती है, पाइजन कहलाती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब किसी क्षेत्र के अंदर आवेश होते हैं तब तो पाइजन समीकरण काम करती है, क्योंकि ये आवेश घनत्व होता है, आवेश है तो पाइजन समीकरण होती है। और जिस क्षेत्र के अंदर आवेश नहीं होते, आवेश रहित क्षेत्र के अंदर आवेश घनत्व क्या हो जाता है? 0। शून्य होने से जो समीकरण काम करती है वो कौन सी समीकरण काम करती है? लाप्लास समीकरण। अगर किसी क्षेत्र में आवेश है तो आपकी पाइजन समीकरण काम करेगी, किसी क्षेत्र में अगर आवेश नहीं है तो आपकी लाप्लास समीकरण काम करेगी। तो आपकी लाप्लास समीकरण काम करती है अगर नहीं है आवेश तो। आप इधर आके बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक डालिए। इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, द्विमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। द्विमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। आपको द्विमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण निकालते हैं, पहला टॉपिक। अब आपको यहाँ पर लाप्लास समीकरण दिख रही है, इसका मतलब आप पहले से ही समझ जाइए जो क्षेत्र लेके चल रहे हो वो आवेश रहित क्षेत्र है, उसके अंदर आवेश नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पाइजन लिखती तो मतलब आवेश होता। अब मैंने आवेश इसमें लाप्लास समीकरण लिख रही है तो मतलब मुझे आवेश नहीं है क्षेत्र के अंदर। अब मुझे लाप्लास समीकरण की हेल्प से द्विमीय निर्देश तंत्र के अंदर लाप्लास समीकरण के हल ज्ञात करके लाने हैं। मुझे निकालने हैं इस लाप्लास समीकरण के हल। लाप्लास समीकरण तो पढ़ चुके हैं तो मैं लाप्लास समीकरण तो डायरेक्ट यूज करूंगी, लेकिन उसके हल नहीं पता है तो मुझे क्या करना है? उस लाप्लास समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाप्लास समीकरण लिख रही हूँ। लाप्लास समीकरण आपने पढ़ी है, क्या होती है लाप्लास समीकरण? डेल स्क्वायर फाई बराबर 0। ये लाप्लास समीकरण होती है। अब मुझे क्या करना है? इस समीकरण के हल ज्ञात करने हैं, इस समीकरण के हल निकाल के लाने। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? डेल स्क्वायर। डेल होता है लाप्लास संकारक, जहां डेल का मान कितना होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है। डेल का मान कितना होता है? आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, और के कैप डेल ओवर डेल जेड। लेकिन यहाँ पर द्विमीय निर्देश तंत्र है इसलिए मैं 2 ही लेके चलूंगी। अगर त्रिविमीय होता तो मैं तीनों ले लेती, आई कैप, जे कैप और के कैप। लेकिन हमारा जो लाप्लास समीकरण जो ओपन कर रहे हो वो द्विमीय निर्देश तंत्र में कर रहे हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ? इसके अंदर 2 ही लेती हूँ, आई कैप वाला और जे कैप वाला। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? डेल स्क्वायर की, तो डेल स्क्वायर निकालिए यहाँ से। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, डॉट आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल स्क्वायर बराबर, इसका इससे करिए, डेल स्क्वायर होगा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर होगा डेल वाई। चलो इसका मान रख दो इसके अंदर। ये मान मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए मान। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा। डेल स्क्वायर के मान क्या रखना है? ये रखो, डेल स्क्वायर फाई बराबर, डेल स्क्वायर की जगह रखा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। इसका करते हैं डेल स्क्वायर फाई बराबर
फाई से करेंगे डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई बराबर है कौन, डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण नंबर आ गई 2। ये मैंने डेल स्क्वायर फाई का मान निकाल दिया। अब इसके अंदर मैं लगाती हूँ पृथक्करण विधि। आपने मैथ के अंदर डिफरेंशियल बुक के अंदर आपने पृथक्करण विधि पढ़ी है, चरों की पृथक्करण विधि याद है सबको? याद नहीं है? डिफरेंशियल की बुक जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो या सेकंड ईयर में पढ़ोगे, उसके अंदर आपने चरों के पृथक्करण विधि पढ़ी है, याद है? हाँ पढ़ी है सब लोगों ने। चलो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर चरों की पृथक्करण विधि का उपयोग करती हूँ। लगाइए चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि से चरों की पृथक्करण विधि पढ़िए क्या होती है चरों की पृथक्करण विधि। फलन क्या चल रहा है आपका फाई। फाई जो है किस किस का फलन है, एक्स का और वाई का, क्योंकि फाई एक्स के सापेक्ष परिवर्त हो रहा है और फाई वाई के सापेक्ष परिवर्त हो रहा है। तो फाई किस किस का फलन है, एक्स का और वाई का। तो मैं क्या करती हूँ, फाई को दो चरों के बराबर लेती हूँ, एक एक्स लेती हूँ कैपिटल एक्स और एक लेती हूँ कैपिटल वाई। जो एक्स कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स का फलन है, कैपिटल वाई जो है वो किसका फलन माना, स्मॉल वाई का। इसको डाला समीकरण नंबर 3। इस समीकरण का हल चरों की पृथक्करण विधि से निकाला और हल क्या आया, ये लाप्लास समीकरण थी। लाप्लास समीकरण में मैंने चरों की पृथक्करण विधि लगाई। चरों की पृथक्करण विधि से जो हल निकल के आया फाई का, वो हल कितना आया, एक्स एक्स और वाई वाई, ये इसकी हल है। अब मुझे क्या करना है, इस हल प्राप्त करने के लिए मुझे एक तो एक्स का मान ज्ञात करना है और एक वाई का। एक्स और वाई का मान ज्ञात करके इसमें रख देना तो हमें लाप्लास समीकरण का क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। चलो करते हैं। अब समीकरण 3 का मान मैं समीकरण 2 में रख रही हूँ। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। रखिए समीकरण 2 में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फाई की जगह मैं रख रही हूँ एक्स और वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस डेल स्क्वायर होगा डेल वाई स्क्वायर। फाई की जगह रख रही हूँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बराबर 0। ये मान रख दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये एक्स है, वाई तो मैं बाहर ले रही हूँ क्योंकि वाई अचर हो गया, ये एक्स का फलन है तो एक्स अंदर रख रही हूँ। क्या होगा, वाई बाहर ले लिया, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका फलन है, वाई का, तो वाई अंदर ले लिया, एक्स बाहर ले लिया, एक्स अचर राशि हो गई। एक्स डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस समीकरण को भाग दे रही हूँ एक्स वाई जेड से। देखो एक्स वाई से उपरोक्त समीकरण को एक्स वाई से भाग देने का, दीजिए भाग, इसका भाग देते हैं। मैं भाग एक्स वाई से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वाई से वाई कट जाएगा, ये फलन एक्स का बन जाएगा और ये फलन वाई का बन जाएगा। चलो पहले भाग देते हैं, वाई अपॉन एक्स वाई डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन
एक्स वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई बराबर 0। वाई से वाई गया, एक्स से एक्स, 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स, 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई बराबर 0। समीकरण नंबर आई 4। अब समीकरण 4 में देखिए, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, दो पद आ गए, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद तो केवल एक्स पर डिपेंड करता है, निर्भर एक्स पर ही कर रहा है क्योंकि इसमें वाई कहीं नहीं है, और द्वितीय पद केवल वाई पर निर्भर कर रहा है क्योंकि इसमें एक्स कहीं पद नहीं है। तो ये तो पूरा एक्स का फलन हो गया और ये पूरा वाई का पद हो गया। अगर ये केवल एक्स का और वाई का है तो इसका मतलब हम इस पूरी राशि को किसी एक निश्चर के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक ही है, एक ही है तो मैं इसे एक निश्चर के बराबर मान सकते हैं। सेम ये भी पूरा एक ही पद है तो इसको भी एक निश्चर के बराबर मान सकते हैं। और निश्चर ऐसे मान के चल रहे हैं जो दोनों का जोड़ने पर 0 ला दे। 0 कब आएगा? जब एक एक्स में जब एक तो प्लस में हो और एक माइनस में हो, प्लस माइनस करके क्या बना देंगे, इसे 0 बना देंगे। तो मुझे इन राशियों को एक ऐसे नियतांक के बराबर मानना है जिसको दोनों जोड़ने पर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। 0 तभी होगा अगर मैं इसको प्लस में लेती हूँ, कोई नियतांक इसका प्लस में है तो इसका किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, तब दोनों मिलके क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। चलो आगे करते हैं। समीकरण 4 में प्रथम पद केवल किसका फलन है, एक्स का, और द्वितीय पद किसका फलन है, केवल वाई का। और इन दोनों का प्रथम पद एक्स का फलन है, द्वितीय पद वाई का फलन है, और दोनों का परिणामी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। दोनों का परिणामी आपका किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अतः ये 0 तभी संभव हो सकता है जब ये इसका नियतांक और इसका नियतांक दोनों एक दूसरे से क्यों विपरीत हो, मतलब दोनों कैसे हो, माइनस में हो, तब इसका परिणामी क्या आता है, 0 आता है। तो मुझे एक प्लस में नियतांक मानना है और दूसरा माइनस में। करते हैं आगे। देखिए समीकरण 4 में प्रथम पद केवल एक्स का फलन है, केवल एक्स का फलन है, तथा द्वितीय पद केवल वाई का फलन है। पहला केवल एक्स का फलन है, द्वितीय पद केवल वाई का फलन है, और इन दोनों का परिणामी मान क्या है, 0 है। अतः परिणामी मान 0 है। इन दोनों का परिणामी कितना है, 0 है। अगर इन दोनों का परिणामी मान आपका 0 आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पद को अलग अलग किसी नियतांक के बराबर लेना पड़ेगा। अतः दोनों पदों को अलग अलग नियतांक के बराबर होना चाहिए। देखिए ये केवल x का फलन है, ये केवल y का फलन है, दोनों का मान 0 है, तो इसको भी एक नियतांक के बराबर मानेंगे, इसको भी एक नियतांक के बराबर मानेंगे। लेकिन एक प्लस में नियतांक होगा और एक कैसा होगा, माइनस में। और दोनों नियतांक बराबर होंगे लेकिन दोनों में साइन का डिफरेंस होगा, जिससे इन दोनों का प्लस करने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब मैं मानती हूँ
पहला नियतांक, पहला प्रथम पद लेके चलती हूँ। प्रथम पद क्या है? 1/x डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। प्रथम पद को एक नियतांक के बराबर मान रही हूँ और ले रही हूँ माइनस में। अगर पहला पद मैंने माइनस में लिया है तो ऑब्वियसली दूसरा पद मैं किस में लूंगी? प्लस में। और मैंने ये लिया है स्क्वायर में, के स्क्वायर लिया है क्योंकि ये द्वितीय कोटि की समीकरण है, इस वजह से क्या माना। कितना हो जाएगा ये? डेल स्क्वायर एक्स डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर एक्स। एक्स उधर ले गई, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको उधर ले आओ। डेल स्क्वायर एक्स होगा डेल एक्स स्क्वायर, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का के स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब देखो ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, डी स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये द्वितीय कोटि की समीकरण है तो इसका हल हमें पता है क्या होता है, पढ़ चुके हो आप फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल की बुक में। अब कलर वाली बुक में क्या पढ़ा था? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होता है तब उसका हल कैसे निकालते हैं, मैं हल लिख रही हूँ उसका। एक्स एक तो साइन में लेते हैं और एक कॉस में लेते हैं और कांस्टेंट लेते हैं। पहला कांस्टेंट ए लिया साइन के एक्स, दूसरी कांस्टेंट मैंने बी लिया और दूसरा ए लिया कॉस के एक्स। ऐसे ही निकालते हो, फर्स्ट ईयर में निकाला होगा। ऐसी समीकरणों के हल क्या आते हैं? ए साइन के एक्स बी कॉस के एक्स। ए और बी क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर डालो, नेक्स्ट जो भी आ रही है फिर सही शायद। अब ये तो हमने प्रथम पद ले लिया, अब मैं द्वितीय पद लेके चल रही हूँ। द्वितीय पद क्या था? द्वितीय पद आपका 1/y डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर। अगर ये मैंने माइनस में लिया है तो ऑब्वियसली दूसरा आपको आज किस में लेना पड़ेगा? आपको प्लस में। प्लस में क्या ले लिया? के स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए आपका? 0। इसे सॉल्व करते हैं। डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर वाई। इसको उठा के इधर ले आते हैं। चलो डेल स्क्वायर वाई डेल वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब इसका हल लिखते हैं वाई का। अब ये माइनस में होता है, ई रेज टू की पावर में जाता है तो सी ई टू की पावर के एक्स प्लस डी ई टू की पावर माइनस के। दोनों के हल निकल गए, ये समीकरण नंबर 6 आ गया। एक्स और वाई दोनों के हल आ गए। अगर दोनों के हल आ गए तो हम समीकरण 3 में दोनों का मान रख सकते हैं एक्स और वाई का, हमारा लाप्लास समीकरण का हल मिल जाएगा। समीकरण 5 व समीकरण 6 के मान समीकरण 3 में रख लीजिए। 3 में रख दीजिए जरा इनके मान। रखिए 3 क्या था आपका? 5 एक्स वाई किसके बराबर था? एक्स एक्स वाई वाई, यही तो था। तो अब ये समीकरण, ये लाप्लास समीकरण का हल था। मान रख दीजिए एक्स एक्स वाई वाई का। एक्स एक्स का रखिए ए साइन के एक्स बी कॉस के एक्स। वाई का रखिए सी ई टू की पावर माइनस के एक्स ई टू की पावर के एक्स और बी ई टू की पावर माइनस के।
ये निकल गया आपका लाप्लास समीकरण का हल। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट लीजिए। रीजॉइन कर लो।